वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स 73 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 74 और इस टेस्ट में हम फोकस करने वाले हैं हिस्ट्री के प्रश्नों पर। सारे के सारे प्रश्न पहले यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछे हुए हैं। ये चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? कौन था इनमें? ख्वाजा अब्दुल समद, सैयद अली तबीजी, वसावन या उस्ताद मंसूर? जहांगीर का दरबार है, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार उस्ताद मंसूर था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, जहांगीर का चित्रकला के प्रति जो है विशेष अनुराग था। उसने अपने दरबार में इस विधा में निपुण कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। अबुल हसन हो गया जहांगीर का सर्वाधिक प्रिय चित्रकार था, जिसे बादशाह ने नादिर उल जमा की उपाधि से विभूषित किया था। बादशाह यहाँ पर जहांगीर की बात हो रही है। जो उस्ताद मंसूर था वो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था, जिसे बादशाह ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि से अलंकृत किया था। ठीक है, नादिर उल जमा की उपाधि से जहांगीर ने किसको अलंकृत किया था? अबुल हसन को। और नादिर उल अस्त्र की उपाधि से उस्ताद मंसूर को, जो पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न यूपीएससी सिविल सेवा में पूछा हुआ प्रश्न है और यूपी पीसीएस में ये पूछा है। द्रविड़ शैली के मंदिरों में देखिए, मंदिर रचना की 3 शैलियाँ भारत में। उत्तर भारत में नागर शैली, मध्य भारत में बेसर और दक्षिण भारत में है द्रविड़ शैली। तो द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम क्या है? तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। डी है इसका आंसर। तो देखिए, द्रविड़ शैली के मंदिरों में जो गोपुरम है उसका तात्पर्य तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिला भवन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र क्या है? एक नाटक है। इसका नायक कौन था? कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्नि मित्र नाटक का नायक अग्निमित्र। कौन था? अग्निमित्र। हिंदी लिटरेचर से ग्रेजुएशन करी हो किसी ने तो पता होगा उसको। देखिए, गुप्त युगीन संस्कृत भाषा के श्रेष्ठ कवि और नाटककार नाम क्या है? कालिदास। कालिदास ने कुल 7 ग्रंथों की रचना की। मालविकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक शुंग वंश का शासक अग्निमित्र है। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये शुंग वंश का शासक है और शुंग वंश लेवस में है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई? कौन सी? संथाल तो बिहार का है तो उसको एलिमिनेट कर दो। भील विद्रोह। कौन सी? भील विद्रोह। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, भील जनजाति जो है पश्चिमी भारत में रहने वाली जनजाति है। 1817 से लेकर 1825 के दौरान मुंबई प्रेसिडेंसी यानी महाराष्ट्र में भू राजस्व बंदोबस्त के समय विद्रोह हुआ। इसे भील विद्रोह के नाम से जानते हैं। मैच करने के लिए पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है कि इसका नेता कौन था या फिर कब से कब तक हुआ ये विद्रोह। ठीक है, या किस जगह से या किस क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, 3 तरह से पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? लॉर्ड कॉर्नवालिस के सामने स्थायी बंदोबस्त लिखा है। लॉर्ड वेलेजी के सामने सहायक संधि। लॉर्ड डलहौजी के सामने व्यापकता का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। लॉर्ड कैनिंग के सामने लिखा है उच्चतम निष्क्रियता का सिद्धांत। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा, भारतीय पुलिस सेवा का पिता कहा जाता है। स्थायी बंदोबस्त लेकर आया, जमींदारी व्यवस्था लेकर आया। तो करेक्ट है पहला। लॉर्ड वेलेजली ने सहायक संधि, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम लेकर आया, सही है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी का है। तो शुरू के 1, 2, 3 सही हो गए। टेलीग्राफ लाइन चलाने वाला, ट्रेन चलाने वाला डलहौजी, ये गलत है, डी। उच्चतम निष्क्रियता सिद्धांत लॉर्ड कैनिंग का नहीं है, फिर किसका है?
लॉर्ड जॉन लॉरेंस का। तो उच्चतम निष्क्रियता की नीति जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड जॉन लॉरेंस से संबंधित है, और यह जो नीति है वो अफ़गानिस्तान से संबंधित थी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये जो कथन है तिलक ने सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में व्यक्त किया था? किस अधिवेशन में कहा था उन्होंने कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? वही जिसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने, यानी लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था तिलक ने क्या? स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो बाल गंगाधर तिलक जो है भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के समय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र विचारों के पक्षकार थे, या फिर पक्ष को नेतृत्व प्रदान करने वाले नेता थे। तिलक जो है ब्रिटिश साम्राज्य से संघर्ष को तीव्र करना चाहते थे। तिलक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाला हिंदू पैट्रियट क्या है? एक अखबार था ये। इसके संपादक कौन थे? हिंदू पैट्रियट के संपादक कौन थे जिसने नील विद्रोह का जमकर समर्थन किया? हरीश चंद्र मुखर्जी। ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, नील आंदोलन की शुरुआत हुई थी, प्रथम शुरुआत हुई थी सितंबर 1859 में बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में। इस आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने की थी। ठीक है। हिंदू पैट्रियट के संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी ने नील आंदोलन में काफ़ी काम किया। किसानों का शोषण, सरकारी अधिकारियों कैसे पक्षपात कर रहे थे और इसके विरुद्ध विभिन्न स्थलों पर चल रहे किसानों के संघर्ष के बारे में उन्होंने लगातार खबरें छापी और लोगों में बताया। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। कुछ रजवाड़े, मतलब अधिकतर रजवाड़े जो भारत में विलय हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसे थे, जैसे कि 3 राज्य ऐसे थे जो भारत में शामिल होने में विलंब कर रहे थे, देरी कर रहे थे। पता नहीं कुछ सोच रहे थे, क्या चल रहा था इनके मन में। कौन थे ये? बहुत से रजवाड़े भारत में विलय हो गए, लेकिन फिर भी वो कौन 3 रजवाड़े थे जो भारत में विलय होने पर विलंब कर रहे थे? ये था हैदराबाद, एक था जम्मू कश्मीर और जूनागढ़ भी था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, कश्मीर की बात करें तो कश्मीर का भारत में विलय 17 अक्टूबर 1948 को राजा हरि सिंह के भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने से हुआ। बात करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद का विलय तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा पुलिस कार्रवाई से 17 सितंबर 1947 को संभव हो सका। बात करें जूनागढ़ की, तो जूनागढ़ का जो शासक है वो पाकिस्तान भाग गया। फलस्वरूप जनमत संग्रह को आधार बनाकर 9 नवंबर 1948 को भारत संघ में विलय सुनिश्चित किया गया जूनागढ़ का। ठीक है। अगर इनको बढ़ते हुए क्रम में सजाएं कि सबसे पहला विलय किसका हुआ, तो कश्मीर का हुआ अक्टूबर 1948 को। रुकिए, सबसे पहले हुआ हैदराबाद का सितंबर 1947 को, उसके बाद अक्टूबर 1948 को कश्मीर, यानी पहले आएगा हैदराबाद, उसके बाद आएगा कश्मीर और तीसरे पर आएगा नवंबर 1948 जूनागढ़। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? कौन था ये? ये था देवदत्त। देखिए, अनुश्रुतियों एवं उपलब्ध साक्ष्य कहते हैं कि देवदत्त जो बुद्ध का चचेरा भाई था, वह प्रारंभ से ही हिंसक प्रवृत्ति का था। अपनी दुष्ट मनोवृत्ति के कारण वे बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था। अपनी दुष्ट मनोवृत्ति के कारण वह बुद्ध के जीवन काल में ही, मतलब बुद्ध के रहते ही संघ का प्रमुख होना चाहता था वो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। वह सेनानायक कौन था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए किसको भेजा था? अफजल खान को।
तो देखिए, शिवाजी ने बीजापुर सरकार के अनेक किले और प्रदेश छीनकर उसे बहुत हानि पहुंचाई। अतः बीजापुर के सुल्तान ने शक्ति संचित करके अपने प्रथम श्रेणी के सरदार जनरल अफजल खां को शिवाजी की हत्या के उद्देश्य से भेजा था। अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ जो है, निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है ये? अनवार ए सुहेली महाभारत का नहीं है, रामायण का नहीं है, सूर सागर का नहीं है, यह है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र का। तो अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने संस्कृत के ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी में अनुवाद कर उसका नामकरण अनवार ए सुहेली किया। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? इनमें तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष था ये। कौन था? मलिक गाजी या गाजी मलिक। तो देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के सेनाध्यक्षों में गाजी मलिक 8 सितंबर 1320 ईस्वी को गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी के नाम से सिंहासन पर बैठा। वह दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी जोड़ा। गाजी शब्द जोड़ा। गाजी मतलब काफिरों का वध करने वाला। अलग से पूछा जा सकता है, याद रखिए। एलोरा गुफा का निर्माण किसने करवाया था? औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र, राष्ट्रकूटों ने। जैन से भी, बौद्ध से भी और हिंदुओं से भी संबंधित है। तो देखिए, एलोरा गुफाओं का निर्माण जो है राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद से 30 किलोमीटर और अजंता से लगभग 97 किलोमीटर दूर है, 97। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है? रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है। तो भारतीय दार्शनिकों में रामानुज का जो नाम है अत्यंत महत्वपूर्ण है। इनका जन्म हुआ था 1017 ईस्वी में तथा लगभग 120 वर्षों तक जीवित रहे थे ये। रामानुज सगुण ईश्वर के उपासक एवं प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य थे। इम्पोर्टेंट है, वैष्णव आचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म हुआ था कहाँ पर? कश्मीर में या केरल में? केरल में। तो अद्वैतवाद दार्शनिक मत के प्रवर्तक थे शंकराचार्य। उनका जन्म हुआ था केरल प्रांत के अलवर नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित एक ग्राम में। कब? 788 ईस्वी के लगभग। शंकराचार्य के प्रथम गुरु गोविंद योगी थे और उन्हीं गुरु गोविंद योगी ने शंकराचार्य को परमहंस की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, तो 15 प्रश्न थे हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट। सारे के सारे प्रश्न पहले यूपीपीसीएस में पूछे हुए हैं। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 74 तक पहुँच सकते हो। तो 2021 शुरू हो चुका है। इसी साल की टेस्ट सीरीज़ है। अगले महीने नोटिफिकेशन आ सकता है यूपीपीसीएस का। धन्यवाद।